गुड मॉर्निंग क्लास। मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर कॉलेज से। आज हम आपको BA फर्स्ट होम साइंस BA फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर पढ़ा रहे हैं, स्वास्थ्य शिक्षा हेल्थ एजुकेशन। इसमें आज हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जो है पोषण के मूल तत्व। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कोशिका के मूल तत्व क्या हैं पोषण के। तो मनुष्य का शरीर एक यंत्र के समान है। तो वो जो हमारे जो है पोषण के मूलतः, इसमें पहले हम जानते हैं कोशिका के बारे में। कोशिका के बारे में जाने, कोशिका क्या होती है, इसका क्या कार्य होता है हमारे शरीर में। तो मनुष्य का शरीर एक यंत्र के समान है, मतलब एक मशीन के समान होता है हमारा शरीर। इसकी जो बनावट है ये अत्यंत ही कठिन है और कारीगरी का उत्कृष्ट नमूना है। जिस प्रकार मशीन के कल पुर्जों को समझे बिना उसे सुव्यवस्थित रूप में रखना कठिन है, ठीक उसी प्रकार मानव शरीर की बनावट और कार्य प्रणाली को समझे बिना अपने आप को स्वस्थ रखना हमारे लिए बहुत कठिन होता है। यदि हम किसी मशीन के पुर्जों के बारे में नहीं जानते हैं तो उसको हम कैसे सुधार सकते हैं, कैसे उसको ठीक रख सकते हैं। ऐसे ही अगर हम मनुष्य के सभी अंगों की जानकारी ना हो तो हम अपने शरीर को किस तरीके से स्वस्थ रखेंगे। मानवीय शरीर के अंगों तथा उनकी बनावट के विषय में अधिक से अधिक जानकारी अर्जित करने के लिए जो वैज्ञानिक अनादि काल से प्रयासरत हैं, जिस विज्ञान द्वारा रचना तथा उसके कार्यों का ज्ञान होता है उसे शरीर क्रिया विज्ञान भी कहा जाता है। शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान का संपूर्ण ज्ञान बहुत जरूरी है क्योंकि यह दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कोशिका के बारे में। कोशिका मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। कोशिका जीवित पदार्थ की एक रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है जो स्वतंत्र रूप से जीवन की क्रियाओं को चलाने की क्षमता रखती है। कोशिका प्रकृति जनित प्राणयुक्त तथा सजीव पदार्थ है जिसका यांत्रिक विभाजन होना संभव नहीं है। हमारा शरीर जो है वो सूक्ष्म कोशिकाओं के मिलने से बना है जिन्हें सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा ही देखा जा सकता है। कोशिका आकार प्रकार में सबसे छोटी और एक दूसरे से अलग होती हैं। जो कोशिका के बाहर एक हल्का आवरण चढ़ा रहता है जिसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। इस आवरण में एक लसदार पदार्थ होता है जो जीवन का मूल आधार है। इसको कहते हैं जीव द्रव्य कहते हैं। जो जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है, जैसा कि आप फर्स्ट हेडिंग देख रहे हैं हमारी द्रव्य कोशिका, और सबसे नीचे लिखी हुई है केंद्रक यानी केंद्रक कोशिका। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कोशिका द्रव्य क्या है। तो कोशिका द्रव्य अर्ध पारदर्शी एवं जालीनुमा होती है। इसके आर पार नहीं देखा जा सकता। इसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ जैसे लवण, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट आदि घोल के रूप में होते हैं। जो जीव द्रव्य बीच में अधिक गाढ़ा होकर एक केंद्रक के रूप में दिखाई देता है जिसे केंद्रक या नाभिका कहा जाता है। केवल कोशिका का ही नहीं बल्कि स्वयं मनुष्य का जीवन भी इसी जीव द्रव्य के नाभिका पर निर्भर करता है। तो इसमें हेडिंग्स बाई हेडिंग रहेंगी सबकी। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि फर्स्ट हेडिंग जो है कोशिका द्रव्य की माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। तो कोशिका में विभिन्न आकारों के ठोस कण रहते हैं। कुछ ठोस का सूत्र की भांति होते हैं जो कोशिका द्रव्य में चारों ओर बिखरे रहते हैं। ये लाठी के आकार के होते हैं। इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। इन्हें कोशिका का शक्ति गृह या पावर हाउस भी कह सकते हैं। ये आहार से प्राप्त, जो हम आहार कर रहे हैं उससे प्राप्त जो हमें ऊर्जा होती है ये उसका संचालन करते हैं और कोशिका श्वसन के लिए उत्तरदायी होती है। ये वसा या प्रोटीन के बनते हैं। ये प्रोटीन राइबोन्यूक्लिक अम्ल RNA व वसा के बीच यौगिक के रूप में रहते हैं व इसमें विभिन्न प्रकार के खमीर विद्यमान होते हैं। दूसरी हेडिंग इसकी गोल्गी जाल। तो ये सूक्ष्म धागे के जाल की तरह दिखाई देते हैं। इसकी स्थिति पहले कोशिका के एक छोर पर होती है।
विष का प्रभाव गोल्गी जाल पर सर्वप्रथम पड़ता है। यदि हमारे शरीर में कोई विष पहुंच गया तो उसका सबसे पहला प्रभाव गोल्गी जाल पर ही पड़ता है। जो गोल्गी जाल होता है वो सूक्ष्म बिल्कुल बारीक धागे के जाल की भांति होता है, बारीक धागे की तरह होता है। यही कारण है कि विष या अन्य जो दवाइयों का प्रभाव कोशिका के अंग की जांच से शीघ्र पकड़ा जाता है। यदि आपको विष आपके शरीर में पहुंच गया या कोई दवाई का इन्फेक्शन हो गया तो इसको कोशिका की, अगर इस कोशिका के इस अंग की जांच की जाए गोल्गी जाल की, तो आसानी से पता लगाया जा सकता है कि आपने कौन सा विष आपके शरीर में गया है, कौन सी दवाई आपको नुकसान की है। ये स्रावी कोशिका में काफ़ी विकसित होते हैं। इसका मुख्य संबंध स्वर्ण से होता है। यह कोशिका में उत्पन्न प्रोटीन को अपने में समेटे रखता है तथा कोशिका भित्ति तक में होता है और भित्ति के बाहर छोड़ देता है। यह कार्बोज का भी निर्माण करता है। थर्ड हेडिंग जो है हमारी वो आकर्षक मंडल। तो यह कोशिका का विभाजन केंद्र है जो नाभिक के एक तरफ पाया जाता है। इसके अंदर एक गोल सी रचना होती है जिसे आकर्षक केंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट फोर्थ हेडिंग है राइबोसोम। तो यह माइटोकॉन्ड्रिया से छोटा होता है। ये प्रोटीन और राइबोन्यूक्लिक एसिड की बराबर मात्रा से बने होते हैं। समस्त कोशिका का 60% प्रोटीन इसी में होता है। इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। प्रोटीन निर्माण का निर्देशन भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से ये छोटा होता है, इसको कहते हैं राइबोसोम। इसके अंदर समस्त कोशिकाओं का 60% प्रोटीन इसी में जमा रहता है और इसे हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कह सकते हैं। यही निर्देश देता है कि प्रोटीन को हमारे शरीर में किस किस जगह जाना चाहिए, राइबोसोम। लास्ट हेडिंग इसकी फिफ्थ लाइसोमोस। तो ये गुटिकाओं के रूप में पाया जाता है। इसका कार्य कोशिका में प्रविष्ट जो प्रोटीन, कार्बोज तथा वसा के बड़े कणों को खंडित कर पचाना है। इसे पाचन उपकरण भी कहा जाता है। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में लाइसोमोस अपने अंदर के पदार्थ को भी पचा जाता है। इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को भी लाइसोमोस ही पचाता है। इसमें कीटाणु भक्षण की अद्भुत क्षमता होती है। तो ये हो गए हमारे कोशिका द्रव के बारे में। अब नीचे जो सेकंड हेडिंग है हमारी केंद्रक। केंद्रक क्या है? तो कोशिका के बीच के भाग में उपस्थित एक ठोस आकार की गोल रचना को केंद्रक कहा जाता है। केंद्रक के ठीक बीच में गहरे रंग की रचना दिखाई पड़ती है जिसे केंद्रिका या केंद्रकाणु कहते हैं। केंद्र के चारों ओर एक झिल्ली रहती है जिसे केंद्रक का आवरण कहा जाता है। एक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है, लेकिन कुछ बड़ी कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। केंद्रक पहले कोशिका के बीच में रहता है। यह विभाजित होकर नई कोशिका का निर्माण करता है। केंद्रक की जो झिल्ली है वो प्रोटीन तथा वसा की बनी होती है। जो केंद्रक के ऊपर झिल्ली चढ़ी होती है परत, वो प्रोटीन और वसा की बनी हुई होती है और केंद्रक के अंदर केंद्रिका तथा केंद्रक द्रव्य होता है। इसमें धागे के समान जाल सी रचना होती है जिसे कोमोटिन जाल कहा जाता है। कोमोटिन जाल अनेक सूत्रों में बढ़ जाते हैं। इन सूत्रों को गुणसूत्र भी कह सकते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में जीन्स होते हैं जो एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी तक के गुण ले जाने का कार्य करते हैं। मनुष्य में 46 गुणसूत्र आलिंगी होते हैं तथा द्विलिंगी होते हैं। मादा में केवल XX गुणसूत्र होते हैं, जबकि नर में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। मतलब जो महिलाएं होती हैं उनके अंदर एक से गुणसूत्र होते हैं, लेकिन जो पुरुष होते हैं नर मादा उनमें X और Y मतलब अलग अलग सूत्र पाए जाते हैं। डिम्ब तथा शुक्राणु के संसेचन में यदि शुक्राणु में X गुणसूत्र होता है तो डिम्बाणु का X के गुणसूत्र के साथ मिलकर पुत्री का जन्म होता है, और यदि शुक्राणु में Y गुणसूत्र होता है तो डिम्बाणु के X गुणसूत्र के साथ मिलकर पुत्र का जन्म होता है।
तो ये हो गए केंद्रक। अब साइड में जो हेडिंग लिखी हुई कोशिका के कार्य, मतलब कोशिका के क्या कार्य होते हैं। तो पहला कार्य है, जैसा देख रहे हैं आप हेडिंग में, वृद्धि, ग्रोथ। तो प्रत्येक जीवित वस्तु में वृद्धि होती है, उसका आकार बढ़ता है। यह बुद्धि नवीन कोशिकाओं को उत्पन्न करती है, जिससे जीव छोटे से बड़ा रूप ग्रहण करता है। कोशिका कार्य होता है कि किसी भी वस्तु को बड़ा करना, उसकी वृद्धि करना, उसके आकार को बढ़ाना और नई कोशिकाओं को शरीर में उत्पन्न करना, जिससे जीव छोटे से बड़ा रूप ग्रहण कर सके। अब है क्षोभशीलता, सेकेंड हेडिंग, इसको बोलते हैं इरिटेबिलिटी। तो क्षोभशीलता का अर्थ है उत्तेजना या क्षोभ के प्रति क्रिया करने की शक्ति। शरीर में यदि किसी अंग या स्थान जीव द्रव में उत्तेजना पहुंचती है तो वहां पर हलचल उत्पन्न हो जाती है। यह हलचल संवेदना के रूप में मस्तिष्क तक जाती है और जीव द्रव द्वारा उत्तेजना को ग्रहण करने से उत्पन्न हुई प्रतिक्रिया करने की शक्ति क्षोभशीलता कहलाती है। जब हमारे शरीर में कोई दिमाग में कोई हलचल होती है, कोई नई चीज़ करने की इच्छा होती है, तो क्षोभशीलता वो सीधी जाकर हमारे दिमाग पे जाती है और वहाँ जाके हलचल मचा देती है। हलचल मचने से हमारा शरीर वो एक्टिविटी, वो क्रिया करने लगता है, जिसको कहते हैं क्षोभशीलता। यह गुण अत्यंत महत्व का है। यदि हमारे शरीर पर कोई पतंगा बैठ जाए या कोई कीड़ा काट ले तो वहाँ के जीव द्रव में एक उत्तेजना उत्पन्न होती है, तो सूचना के रूप में मस्तिष्क तक जाती है, जिसके बाद हमारा हाथ उसे हटाने का प्रयास करता है। ये क्षोभशीलता का यह गुण हमारे शरीर की अनेक आपत्तियों से सुरक्षा करता है। जब यदि हमारे शरीर पे कोई मच्छर बैठ जाए, कोई कीट बैठ जाए, वो हमें काटे, तो हमारे शरीर में एक उत्तेजना सी होती है। जो जीव द्रव्य होता है तो वो हमारे शरीर में उत्तेजना करता है। वो ये ऐसा सोच ख्याल हमारे सीधे दिमाग में जाकर जाता है कि हमें कुछ काट रहा है और हमारा हाथ जाकर उस चीज़ को भगाने लगता है, अपने शरीर से हटाने लगता है। तो जो जीव द्रव्य होता है वो जाकर मस्तिष्क को सूचना देता है। हमारा मस्तिष्क हमारे बॉडी को क्रिया करने को कहता है कि आपके बॉडी पर कोई चीज़ बैठी हुई है, इसको किस तरीके से हटाया जाए। तो इस क्रिया को कहते हैं क्षोभशीलता। नेक्स्ट हेडिंग इसकी स्वामीकरण। तो भोजन के रस को ग्रहण करके उसका आत्मीकरण करना तथा उसके द्वारा शरीर को बढ़ाना स्वामीकरण कहलाता है। हम जो भोजन करते हैं उसके पाचन से जो रस बनता है वह रक्त के द्वारा शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचता है। कोशिकाएं उस रक्त का स्वामीकरण करके उससे शक्ति प्रदान करती है। इससे कोशिका में वृद्धि होती है तथा नई कोशिका बनती है। जो स्वामीकरण है इसका कार्य होता है, जो भोजन में जीवन सत्व, प्रोटीन्स, विटामिन जो भी पाए जाते हैं ये उनको शरीर तक पहुंचाता है। स्वामीकरण, हम जो भोजन करते हैं उसके पाचन जो हमारे शरीर में जाके डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है, तो उसके रक्त को ये हमारी सभी कोशिकाओं नली में पहुंचाता है, जिससे हमारे शरीर को शक्ति प्राप्त होती है। इसका कार्य यही होता है कि हमारे शरीर में उत्तेजना उत्पन्न करना। नेक्स्ट इसकी लास्ट हेडिंग जो है वो है जनन। तो अपनी जाति को उत्पत्ति करना कोशिका का विशेष गुण है। इससे प्रत्येक जाति सुरक्षित रखी जाती है। प्रत्येक कोशिका अपने ही आकर रचना तथा गुण वाली कोशिका को बनाती है। इसी से वंश वृद्धि का कार्य होता है। ये हो गया हमारा कोशिका के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको पाचन संस्थान के बारे में।